नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केपी मलिक जी दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं। मैं उनसे चर्चा करना चाहता था। चर्चा हुई मेरी राजनीति के तमाम बिंदुओं पर, लेकिन उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि उनके पास जानकारी है कि संघ नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव जीते। अब मेरे लिए ये हैरानी वाली बात थी कि क्यों नहीं चाहता। तो उन्होंने उसके लॉजिक गिनाए कि अगर बिहार में साहेब हार जाते हैं तो चाबुक चलाने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि किस तरह अमित शाह और संजय जोशी के बीच सेतु बनाने का काम कर रहा है संघ। राजनीति में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कब कौन आपका दोस्त हो जाए, कब कौन आपका दुश्मन हो जाए, बहुत सालों के रिश्ते पास आ जाएं, पास के रिश्ते दूर चले जाएं, ये सब देखने को मिलता है। तो बहुत शानदार बातचीत है, राजनीति के तमाम बिंदुओं को छूती हुई बातचीत है। बिहार में ओपिनियन पोल के नाम पर सरकार कैसा खेल कर रही है, इसकी भी चर्चा है। मुझको उम्मीद है अगर ये पूरी बातचीत आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक जी के पास। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं आपको जी आज धन्यवाद संजय जी। सुबह का किस्सा बताऊं। मैं शेव कराने नाई के गया, तो वहाँ एक सज्जन नाई की दुकान ऐसी होती है कि पहले ज़माने में तो बहुत होती थी, लोग चाय पीते थे, चाय की दुकानों पे, नाई की दुकानों पे बड़ी भीड़ रहती थी। अखबार अभी भी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा नाई की दुकान पे पढ़े जाते हैं। तो मैं वो शेव करा रहा था, एक सज्जन आए, अपने बच्चे को लेके बाल कटाने थे। अखबार खोला, खोलते-खोलते नाई से कह रहे हैं कि ये अखबार वाले कितना झूठ बोल रहे हैं। तो मैं मुस्कुराया, मेरी दाढ़ी शेविंग हो रही थी। मैंने कहा, कैसे भैया आप क्या कह रहे हैं? बोले, भाई साहब मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लखनऊ में काम कर रहा हूँ, लेकिन रहने वाला बिहार का हूँ। ये जो दिखा रहे हैं ओपिनियन पोल वाले कि बम्पर जगह से सीटों से एनडीए जीत रहा है, एनडीए की सरकार बन रही है, बोले ये 50 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बिहार में ये हालत है। नीतीश कुमार फिनिश हो गए। भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। मैं कहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? उनका कहना यह था, बड़ा लॉजिकली मुझे उन्होंने समझाया कि बिहार में ऊंची जाति बनाम पिछड़ी जाति का खेल पूरी तरह स्थापित हो चुका है। ऊंची जाति मतलब भूमिया, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये सब एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और ये सब लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, नीतीश को सपोर्ट करते हैं। बोले पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई हैं देश भर में, उससे पिछड़ी जातियां, दलित जातियां एक जगह आ गई हैं। मुस्लिम तो वहां पे कम है, इतने बड़े नहीं है, लेकिन पिछड़े और दलित एक जगह आ गए। बोले भाई साहब कहीं ऐसा ना हो जन सैलाब हो। मैं कहीं नहीं, ओपिनियन पोल तो कुछ और कह रहे हैं। मतलब मैं जानना चाह रहा था कि लोगों की जागरूकता कितनी है। बोले, पलट के बोला मुझसे, वो बोले कि आप क्या करते हो? मैं कहा पत्रकार हूँ। तो बोले, बुरा मत मानना, आप लोगों की बिरादरी ऐसी हो गई है ओपिनियन पोल में, तो आप लोग लोकसभा चुनाव में मोदी जी को भी 400 पार करा रहे थे। तो मैंने ये वाक्य इसलिए बताया कि मलिक साहब, नाई की दुकान पे, चाय की दुकान पर भी ये चर्चा होने लगी है कि चुनाव से पहले ये ओपिनियन पोल इस तरह का खेल करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी अमित शाह साहब तो शेयर मार्केट पे पैसा लगाने तक की बात कर रहे थे। क्योंकि आप मीडिया में बहुत बड़ा स्तंभ रहे हैं, आप भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं और आपके आर्टिकल पूरे देश में तहलका मचाते हैं, बहुत जानकारी आपके पास रहती है। क्या आपको क्या लगता है चुनाव से पहले वास्तव में ये ओपिनियन पोल मैनेज करने के लिए कराए जाते हैं? खास तौर से कल जो पोल आया है एबीपी पर और पूरा एनडीए बम बम दिख रहा है, नीतीश कुमार के प्रति इतनी निगेटिविटी तो पहले कभी किसी चुनाव में नहीं रही। बिहार को लेकर आपका क्या आकलन है? संजय जी, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर एक आम व्यक्ति कह रहा है कि जितने सर्वे और जितने पोल होते हैं सब फर्जी है, तो हमें और आपको इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। जितने मीडिया के दलाल हैं, जितने ये फर्जी एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं, इनकी सबकी सच्चाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और हमने तो किए भी हैं सर्वे। हमारा तो मोह भंग हो गया था चैनल में सर्वे कर करके, और हम तो प्रिंट लाइन की तरफ मुड़ गए थे 2010 में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और आपने उसमें अपने बात में कह ही दिया है कि भाई ये तो 400 पार का सर्वे दिखा रहे थे लोकसभा चुनाव में, कहां चले गया वो 400 पार? ये तो 200 भी पार बड़ी मुश्किल से हो पाई भाजपा की, वो भी कैसे हुई वो भी आप जानते हैं। बात ये है कि बिहार का जो व्यक्ति है, बिहार का जो नागरिक है, उसका कहना ये है कि भाई चाहे चाय की दुकान हो, चाहे नाई की टपरी हो, चाहे कोई दूसरी जगह हो, वो बहुत जागरूक नागरिक है राजनीति के हिसाब से। बिहार का व्यक्ति चर्चा जरूर करता है चुनाव पे, राजनीति पे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई, आप महाराष्ट्र की बात करें या कहीं की बात करें, बहुत जागरूक नागरिक है, बहुत जागरूक बिहारी राजनीति के हिसाब से सबसे आगे रहते हैं। एक बात। अब बात अगर बिहार चुनाव की आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में घमासान मचा हुआ है।
इस बात को तो आप मानेंगे। आज दिल्ली में गुपचुप एक मीटिंग की गई है, चिराग पासवान ने जो है चुनौती दे दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि भाई हमारे जो ये बहनोई हैं, इनको डिप्टी सीएम घोषित करिए, और अगर आप इनको डिप्टी सीएम घोषित नहीं करते हैं तो हमने तो मंत्री वाला बंगला भी नहीं लिया है, हम तो सांसद वाले बंगले में रहते हैं, तो हमें तो खाली समर्थन वापसी की चिट्ठी देनी है। तो इस तरह की धमकी आज दे दी गई है दिल्ली में। और जैसे ये धमकी गई है, भागे भागे धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े उनके यहाँ पहुंच गए हैं, क्योंकि नॉर्थ एवेन्यू में ये लोग रहते हैं। विनोद तावड़े जो राज्यसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके यहाँ पहुंच गए और वहीं पे मीटिंग चली है। लगभग 1 घंटा मीटिंग चली है और मीटिंग में कोई खास मामला निकल के नहीं आया है, लेकिन हमारे सूत्रों ने ये बताया कि मामला काफी तनावपूर्ण है और चिराग पासवान ने सीधा कह दिया कि डिप्टी सीएम हमारे बहनोई को घोषित कर दीजिए। अब मुझे तो लगता नहीं कि भाई अमित शाह जी उसके बहनोई को डिप्टी सीएम घोषित करेंगे, वो तो नीतीश कुमार को सीएम और डिप्टी सीएम घोषित नहीं कर रहे अभी तक, तो चिराग पासवान के बहनोई को कहां से कर देंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार ने अभी अपने जो हथियार हैं वो रखे नहीं है, उनके लिए एक बड़ा दरवाजा खुला हुआ है अभी भी, और वो दरवाजा आरजेडी का है। पिछली बार भी खुल चुका है बीच में, आपको अगर याद हो तो। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव चला रही है 1 साल से, और भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है कि भाई हम जो है अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार में और अपना सब कुछ करेंगे, अभी इतना खुल के नहीं बोल पा रही। इधर नीतीश कुमार ने भी आज पटना में मीटिंग की है, उन्होंने भी अपने लोगों को बुला के कहा है, चाहे वो संजय झा हो चाहे लल्लन सिंह हो, कि भाई विचार इस पर भी करना पड़ सकता है कि अगर ये 14 तारीख को जितनी भी सीटें आए, जितने भी हमारे एमएलए आए, उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीज करती है तो हमें इस पर कुछ सोचना पड़ सकता है। तो क्या उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार भाग के आरजेडी के साथ जा सकते हैं क्या? एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे और शरद पवार की श्रेणी में आ सकते हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह उन्होंने तैयारी कर ली हो कि नीतीश कुमार अगर ज्यादा अकड़ दिखाएं 14 तारीख की शाम को और वो बोले कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं या तो हमें आप सीएम घोषित करिए, तो हम नहीं कर रहे, आपको उखाड़ लीजिए, जो उखाड़ना है तो उद्धव ठाकरे बना दिया जाए उनको, और जाए वो महागठबंधन में चले जाए अकेले। अकेले गए थे ना उद्धव ठाकरे भी, तो ये भी चले जाए अकेले। तो इसलिए नीतीश कुमार की परिस्थितियां ये भी हो सकती है। अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीजें कर रही है जो आपके सामने आने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने भी मुझे बहुत ज्यादा आसान चीजें दिखाई नहीं दे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस चाणक्य को भेजा था, जिस अपने ब्रह्मास्त्र को भेजा था, पीके नाम के ब्रह्मास्त्र को, अब वो इनके लिए भस्मासुर बन चुका है, अब वो इन्हीं को खा रहा है। आप ये देखिए, आपने जो जिक्र किया है कि बिहार का इलेक्शन जो है अगड़ा और पिछड़ा हो गया है, और पीके जो है वो किसका वोट ले रहे हैं? पिछड़ों का। पिछड़ा तो कोई वोट दे ही नहीं रहा, तो वो अगड़ों का वोट काट रहे हैं, और अगड़ों का भी खासकर जो युवा लॉबी है उसका वोट काटने का काम पीके कर रहे हैं। तो पीके अगर अगड़ों का वोट काट रहे हैं तो वोट बीजेपी के कट रहे हैं मेरे हिसाब से, इतनी मुझे अकल है। तो ये तो उल्टा बीजेपी का ही नुकसान हो गया। तो चाणक्य की चाणक्यगिरी कहां गई? तो चाणक्य की चाणक्यगिरी चल नहीं रही 2024 के बाद, ये आप भी जानते हैं। तो क्या चाणक्यगिरी बिहार में चल पाएगी और पीके क्या करेंगे, ये भी आप इसी चुनाव में देखेंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं इस तरह की परिस्थितियां ना बन जाए सीटों के बंटवारे पे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, और चाहे वो दूसरे जो साथी पशुपतिनाथ और वो कौन दूसरे हैं जो डिप्टी सीएम कुछ दिन बनाए थे नीतीश कुमार जी ने, उनकी भी धोती हवा में उड़ रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए बिखर जाए। तो अभी बहुत सारी चीजें बिहार में देखने को मिलेंगी। अभी बिहार में मामला बहुत गर्म है और समय बहुत कम है। जी, आपकी लाइन अच्छी है, मामला बहुत गर्म है, समय बहुत कम है, आप भी कवि हो गए हैं। मुझे बताइए कि इस चुनाव में संघ की क्या भूमिका है? लोकसभा चुनाव में संघ शांत था, फिर कुछ राज्यों में एक्टिव हुआ। इस बार संघ क्या चाह रहा है? अगर ये बिहार हारे तो मोदी जी की कुर्सी तो हिल जाएगी, बिल्कुल तय है। तो संघ की रणनीति क्या है बिहार में पूरा खेल करने की?
देखिए संजय जी, आप घूम फिर कर संघ पे आ ही जाते हैं और आपको पता है कि इस तरह की चटपटी खबर आपको चाहिए और वो बिना संघ के पूरी होगी नहीं। असल में मलिक साहब मेरे मुझे जो लगा और सूत्र मलिक साहब मुझे लगता है कि संघ की बारे में जब बात करनी हो, सबसे बेहतर नाम कोई है तो वो केपी मलिक है। आपके पास इतनी अंदर तक की जानकारी रहती है ना, संजय जोशी से लेकर और मोहन भागवत तक, पिटारा हैं आप संघ के और बीजेपी के। तो मुझे लगता है कि बातचीत में शायद पिटारा खुल जाए, एक आध खबर हमारे दर्शकों के काम की हो जाए। इसीलिए मैं आपसे ज़रूर पूछता हूँ, ज़रूर बात करता हूँ। देखिए संजय जी, अगर आप संघ की बात करें बिहार के ताल्लुक में, संघ बिल्कुल नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीते। अरे ये बाप रे बात बाप! किसी को हजम नहीं होगी। ये मैं बाप रे! बहुत कड़वी और बहुत अनोखी बात कह रहा हूं, क्योंकि गजब! संघ जानता है कि अगर बिहार किसी वजह से ये लोग जीत गए तो फिर ये संघ पे हावी हो जाएंगे। ये और तो है। आज मोदी जी ने इस तरह का निर्णय कर लिया है कि संघ को क्यों ना शिवसेना बना दिया जाए। संघ को? अगर 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 दत्तात्रेय हसबोले को सर संघ चालक बना दिया जाए, अकेले मोहन भागवत जी क्या उखाड़ लेंगे? इस तरह की भी सोच चल रही है। वो क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो दूर की बात है, लेकिन सोच तो सकते ही है, सोचने में क्या जा रहा है। हाँ, बिल्कुल तो सोच इस तरह सकते की चर्चाएं भी संघ में और भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं, क्योंकि आपको एक छोटा सा विचार करना होगा और अपने दिमाग पे जोर देना होगा कि जहां मोदी जी फूटी आंख नहीं सुहाते थे, संजय जोशी उनको फूटी आंख नहीं सुहाते थे और वसुंधरा राजे मोदी जी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वसुंधरा पे बड़े सॉफ्ट हो गए मोदी। और हैं। पिछले दिनों आपने उनकी एक वीडियो देखी हो। हुँ। दूसरा, जहां दुश्मनी थी संजय जोशी से अमित शाह की, उनकी भी थोड़ी नरमी आई है, बर्फ पिघली है उधर। अच्छा, और संजय जोशी और उनका तो संघ ने निर्णय ये लिया है कि भाई संजय जोशी जी और अमित शाह जी, आप आपस में बात करिए। आप थोड़ा सा मदद कीजिए अमित शाह जी की उनके ऊपर आने में, और आप जो है अमित शाह जी मदद कीजिए संजय जोशी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में। क्योंकि सबकी अभिलाषा है, सबकी चाहत है राजनीति में। भाई आप ये बताइए क्या कमी है अमित शाह जी में, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? और मोदी जी का तो सूर्य अस्त्र हो चुका है। अब मोदी जी को हटना चाहिए, संघ भी चाह रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाह रहे हैं। और जो हम लगातार आपको 3 दर्जन सांसदों की बात करते हैं, उसमें भी इजाफा हो चुका है। 3 दर्जन की जगह 5 दर्जन हो गए। तो जब बाप रे! इतनी तो सारी चीजें चल रही हैं तो ये बदलाव भी होना चाहिए। तो क्या ये बदलाव बिहार चुनाव से पहले संभव है या नहीं है, इस पे भी संघ नजर बना के रखे हुए है। तो बहुत सारी उठापटक चल रही है। और इसके बाद एक और आपको नया एंगल और नई चीज बताता हूं जो किसी के पास नहीं है। अमित शाह जी की नजर गुजरात के मुख्यमंत्री पद पे है। वो कहते अरे हैं भैया बाप हमें रे! छोटा दे दो, हमें छोटी दुकान दे दो, ताकि हम ज्यादा सामान बेच सकें और अपनी पुरानी दुकान और लंबी दुकान और घर की दुकान को हम चलाते रहें। पीएम का तो कोई भरोसा नहीं, आप हमें पीएम बना भी दिए महीने 2 महीने के लिए, और झटका आप नहीं दोगे तो चंद्रबाबू नायडू दे दें, या कहीं और से झटका आ जाए, या तुम ही झटका दे दो। तो इसलिए हमें क्या है कि आप वो अगर वो वाली दुकान मिल जाती है और हम परमानेंट अपना अड्डा जमा के बैठ जाते हैं, तो हो सकता है हम रिपीट भी कर जाएं कल को, क्योंकि लोग वहां रिपीट करते रहे। अगर आप गुजरात का इतिहास देखेंगे, बस एक बार घुसने और बनने की देर है, और वहां बने घुसे नहीं कि आप रिपीट हो जाएंगे तत्काल। तो उस तरह की रणनीति लेके भी अमित शाह जी चल रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं संघ में और भाजपा में है। अब फिर बड़ी लौट चले ज़बरदस्त बिहार। बड़ी बड़ी जी, ज़बरदस्त अरे अभी बिहार लौटने से पहले कई सवाल मेरे मन में आ गए हैं, वो पहले पूछ लूँ, फिर बिहार चलते हैं। जब आप बता रहे हैं कि संघ ने कहा है कि अमित शाह जी और संजय जोशी जी आपस में बातचीत करो, कोई रास्ता निकालो और आपके हिसाब से रास्ता ये है कि संजय जोशी अध्यक्ष बन जाएँ, अमित शाह का प्रधानमंत्री पद का रास्ता दा साफ हो जाए। तो मेरा पहला सवाल है कि ये भनक तो योगी आदित्यनाथ को भी लग गई होगी। दूसरा मेरा है कहना ये है कि आई लव मोहब्बत का विवाद जो बिल्कुल भी नहीं था। बरेली में किसी आदमी से पूछ लीजिए वो कहेगा कि तौकीर रज़ा बीजेपी के एजेंट है। मैं वहाँ स्टार न्यूज़ में रह चुका हूँ, मैंने पहले भी बताया था तौकीर रज़ा के संग मैंने खाना भी खाया है, नाश्ता भी किया है। मैं बहुत अच्छी तरह से राजनीति जानता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि भाजपा चुनाव हारने की कगार पे थी। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हम तलवार बाँटेंगे, कोई घटना हो गई थी। प्लान था ये कि क्या करेंगे। तौकीर रज़ा ने कहा कि हम इसके बदले में हम कटार बाँटेंगे।
पूरे जिले में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। तो बरेली का बच्चा कहता है कि तौकीर रजा बीजेपी के एजेंट है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये भनक लग गई होगी आदित्यनाथ को कि अब तो अमित शाह और संघ भी एक हो रहे हैं, तो वो अपना फेवरेट हिंदू वाला कार्ड, हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलने की प्लानिंग की गई। बहुत सारा पैसा मुझे सुना है गोदी मीडिया को 1 महीने के अंदर दिया गया है, भयंकर पैसा। उत्तराखंड का रिकॉर्ड तो आया ही है, 1000 करोड़ से ज्यादा उत्तराखंड छोटे से राजनीतिक चैनलों को दिया है। मैं तो देख के दंग रह गया। उस पर स्टोरी बनाई है मैंने, आज कल मेरे चैनल पे देखेंगे लोग। उत्तर प्रदेश में भी सुना है गोदी मीडिया को बड़ा पैसा दिया गया है कि तुम स्पेशल बुलेटिन चलाओ। आज तक जैसे चैनल पे बुलडोजर के ऊपर 1 घंटे का बुलेटिन चल रहा था। अब कोई आरटीआई में नहीं बताएगा कि आज तक को इंडिया टुडे को पिछले 4 महीने में कितना पैसा मिला है, लेकिन जब बुलेटिन चलते हैं तो समझ में आ जाता है खेल क्या है। तो क्या योगी भी अब इस चाल को तोड़ने की कोशिश में जुट गए? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो योगी जी को झटका लगेगा कि वो मानते थे उनकी कुर्सी संघ की वजह से बची है, और बिहार चुनाव जीत के तो योगी को लगता है कि उनको भी चेंज कर दिया जाएगा। इस पूरी राजनीति पे मैं आपका कमेंट चाहता हूँ। देखिए संजय जी, इसमें आप एक चीज को छोड़ रहे हैं, उसको आपने नहीं लिया। इसमें गडकरी जी को भी जोड़िए। एक गडकरी जी के साथ जो शुरू हुआ, उधर योगी जी ने खेल शुरू किया और इधर गडकरी जी के साथ खेल शुरू हुआ। इन दोनों को भी कहीं ना कहीं कड़ी में जोड़िए, क्योंकि अगर संघ मजबूत होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा भी मजबूत होते हैं और गडकरी भी मजबूत होते हैं। लेकिन संघ बाबा को समझाने में कामयाब रहता है और बाबा को कोई जल्दी नहीं है। बाबा तो 29 के बाद के प्रधानमंत्री पद के दावेदार है ना, इमीडिएटली तो उनको बनना नहीं है। और अभी तो 29 का जो मैदान है उसको तैयार करना है, प्लेटफॉर्म तैयार करना है। तो क्यों ना बाबा के लिए कर दिया जाए, कहने में क्या जाता है। बाबा आप तैयारी करिए और देखा जाएगा उस समय में क्या है, जुमलेबाजी करने में क्या है। तो संघ ने इस प्रकार की जुमलेबाजी बाबा के लिए कर दी है और बाबा को कह दिया है कि आप अपने फॉर्मूले पर मजबूती करिए। अब बाबा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, उसको मजबूत बनने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, तो वही तो तौकीर रजा वाला फॉर्मूला है। और तो कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं। कानून व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। बाकी जितने चीजें थी वो सब जो है खत्म हो चुके हैं, सारे फॉर्मूले निकल चुके हैं। सारे जो जितने आपके पास हथियार थे, बंदूक के कारतूस थे, वो चल चुके हैं, चले हुए कारतूस हैं सब। अब नया कारतूस तो चलेगा नहीं। अब तो यही बचता है मिला जुला के कि चंद जाहिल उधर भी हैं और चंद जाहिल इधर भी हैं और जाहिलों की लड़ाई शुरू हो जाए। अब आप ये देखिए, आप बिहार के अगर संदर्भ में भी लेते हैं, ये क्या छोटी घटना हुई है जो जूता चीफ जस्टिस पे फेंका गया है। और जो चीफ जस्टिस पे जूता फेंकने की आवाज है, जो चिंगारी है, क्या ये बिहार में नहीं जाएगी? क्या बिहार में इस पर विचार नहीं होगा? आप याद करिए कि जब अमित शाह ने एक बयान दिया था अंबेडकर को लेके लोकसभा में, और दूसरा संविधान की बात जो आपने करी थी, उसकी गूंज आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में सुनाई दी थी। तो मेरा मानना यह है कि जो आपने शुरू में कहा था बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई अगड़े और पिछड़े की हो गई है। और पिछड़ा जो है इस पे विचार नहीं करेगा कि चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया है, और जिसने जूता फेंका है उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं और उनको कोई अफसोस नहीं है। वो कह रहे हैं सनातन धर्म का बड़ा अपमान हो गया है और सनातन की परिभाषा उनको पता नहीं है। ठीक बात। आप उनसे अगर सनातन धर्म की परिभाषा पूछेंगे, वो उनको नहीं पता है। लेकिन अपमान हो गया सनातन धर्म का और इसलिए उन्होंने चीफ जस्टिस पे जूता फेंक दिया। कल को वो किसी और पे भी जूता फेंकेंगे। तो आप क्या संविधान को तहस नहस करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, देश में क्या करना चाहते हैं? तो इससे क्या बिहार में ये आवाज नहीं जाएगी? मैं मानता हूं कि ये आवाज जाएगी और इसका नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो इस तरह की परिस्थितियां बन रही। जी बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि जिस तरह से चीफ जस्टिस के ऊपर एक मैंने देखा मीम बना के ट्वीट किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस के गले में एक हांडी पड़ी हुई है। पहले के समय में और अभी भी कहीं देश के कई हिस्सों में दलितों के गले में झाड़ू, हांडी ऐसे ऊंची जाति के लोग डाल दिया करते थे कि वही प्रतीक है, ये दिखाओ कि दलित है। ये इतनी खतरनाक, इतनी खौफनाक वारदात इस देश में होती थी। लेकिन अब हिम्मत देखिए, मैं ट्विटर पे मीम देख रहा था कि चीफ जस्टिस के गले में वो हांडी डाल के एक जूता मारा जा रहा है उनको। और नाम से एक महिला है झारखंड की, वो नाम से काकी ऐसी कुछ करके नाम है, वो लगातार ट्वीट कर रही है। और उस ट्वीट का समर्थन करने में कौन कौन, जो राइट विंग के अजीत भारती और इस तरह के लोग हैं जो एकदम दक्षिणपंथी है, वो खुलेआम चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं।
यानी कि दलितों का इस तरह अपमान किया जा रहा है। और जो ये ट्विटर हैंडल है उसको बीजेपी के बड़े-बड़े नेता फॉलो करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के मन में दलितों के प्रति कोई सम्मान बचा नहीं है? चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह की घटना, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, देश के तमाम बड़े-बड़े नेताओं ने जब चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह जूता फेंकने की निंदा करी, उसके 7 घंटे बाद द कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहाँ हैं? अभी तक कानून मंत्री का बयान तक नहीं आया है। कपिल सिब्बल के ट्वीट करने के बाद लगा कि अगर अब ट्वीट नहीं करेंगे तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तब तक वो गुणा भाग कर रहे थे, ट्वीट करें नहीं करें, एक्स पे लिखे नहीं लिखे। घटना के 7 घंटे बाद प्रधानमंत्री जी लिख रहे हैं कि बहुत खराब घटना हो गई। किसी सिंगर को, किसी हीरो की उंगली में चोट लग जाए तो 15 मिनट में प्रधानमंत्री जी का ट्विटर मैसेज आ जाता है। लेकिन इस तरह बीजेपी की बड़ी ट्रोल आर्मी दलितों का अपमान कर रही है। मोहन भागवत का ट्वीट नहीं आया, संघ की तरफ से घंटों तक ट्वीट नहीं आया कि भाई दलितों के लिए इस तरह अपमानजनक बात की नहीं जाए। तो ये मैसेजिंग है, क्योंकि समाज में लोग कहते हैं कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो दलित विरोधी है, वो ऊंची जातियों के वर्चस्व को स्थापित करनी है। तभी संघ का कोई भी प्रमुख आज तक ब्राह्मण के अलावा बना नहीं है, सिर्फ रज्जू भैया को छोड़ के, कि ब्राह्मण होगा वही संघ का प्रमुख होगा। तो ये जो ब्राह्मणवाद है, ये संघ के साथ क्या भाजपा को ले डूबेगा? क्योंकि दलितों में गुस्सा है, मैंने देखा कुछ दलितों में बात की, सच में गुस्सा है। और ये गुस्सा कहां तक जा सकता है वोट की शक्ल में, मलिक साहब? हाँ संजय जी, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा प्रधानमंत्री जी का ट्वीट शायद अंग्रेजी में आया है, और दलित तो अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं जानते। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में नहीं ये जानते। ट्वीट किसके लिए है? नंबर एक। नंबर टू ये है कि ये तो आपने जीते जागते व्यक्ति और देश के सबसे सम्मानित जज यानी कि चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका है। वहां तो जरा सी टिप्पणी हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले, तो वहां तो आपने खाली जिक्र भर किया था कि संविधान में बदलाव किया जाएगा और संविधान से 2 शब्द निकाले जाएंगे। उसकी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हो गई थी कि मायावती का बेस वोट टूट के विपक्ष के साथ चला गया था। सही बात तो है। क्या इसको इग्नोर कर दिया जाए? क्या दलित इसको इग्नोर कर देंगे? और खाली बिहार का ही नहीं, पूरे देश के दलितों में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया है। और अभी तो ये शुरुआत है, आप देखिएगा इसको। और उसके बावजूद भी जो जाहिल किस्म के लोग हैं, जो सनातन के रक्षक अपने आप को बना रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे। वो इसके नुकसान को अभी समझ नहीं रहे। वो ये नहीं जान रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हो चाहे ना रखते हो, उनको अभी तक ये ज्ञान नहीं है कि इसका कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, जो अपने आप को सनातनी पार्टी कहती है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। क्योंकि आप देखिए, चाहे कुंभ का मामला हो, चाहे कावड़ का मामला हो, सारा पिछड़े और दलित ही तो कावड़ लाते हैं। मंदिरों में जो लाइन लग रही है, भले आप उनको अंदर जाने दें ना जाने दें, लाइनों में तो वही लगे हुए हैं। कितने स्वर्ण जा रहे हैं मुझे तो पता नहीं है, कितने स्वर्ण जा रहे हैं। वो तो स्वर्ण तो शायद विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपके दोस्त हैं वो एक डिग्रीधारी, उनके बच्चे भी विदेश में पढ़ते हैं, तो वो तो जाते नहीं है वहां मंदिर में। तो मंदिर में तो यही जा रहे हैं, पिछड़े और दलित। तो मंदिरों की लाइन में ये लगे हुए हैं, और इनके ऊपर जब इस तरह की चीजें होंगी तो यही भड़केंगे, और इन्हीं का वोट हथियाने के लिए आप 10,000 रुपए भी दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10,000 रुपए भी ले लो और वोट भी इनके खिलाफ करो? कहीं ऐसी तो परिस्थितियां नहीं बन जाएंगी? मेरा मानना ये है संजय जी कि ये जिस तरह की चीजें आ रही हैं, अब ये लाया गया होगा या कोई प्लानिंग बनी होगी कि इससे शायद भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और सारे सनातनी, सारे हिंदू इकट्ठे होकर चढ़ जाएंगे चीफ जस्टिस के ऊपर, लेकिन ये पासा उल्टा पड़ गया। और जो मैं अक्सर कहता हूं कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो 2012 से जो पारस की पथरी इनके हाथ लग गई थी कि ये पत्थर पे हाथ रखते थे और सोना बन जाता था, वो पारस की पथरी का करंट खत्म हो गया 2024 में। अगर ये अब सोने पे भी हाथ रखते हैं वो भी पत्थर बन जा रहा है, चांदी पे रख रहे हैं तो वो कूड़े का ढेर बन जा रहा है, लकड़ी पे रख रहे हैं तो वो राख बन जा रहा है। अब इनका ये चल रहा है, ये जो भी कर रहे हैं उसका उल्टा हो जा रहा है। तो बिहार में भी कहीं उल्टा तो नहीं हो जाएगा? और फिर हम वहीं आ जाते हैं, अगर बिहार में उल्टा हो जाता है तो फिर संघ का साटा क्या करेगा? साटा मतलब जो चाबुक हमारे यहाँ भैंसे वो लगाते हैं और वो टक टक दौड़ता है, बैल और भैंसा, कहीं वो तो नहीं हाथ में आ जाएगी संघ के? तो इस तरह की भी परिस्थितियां अभी बन रही हैं। तो अभी थोड़ा सा शुरुआत है। कल चुनाव आयोग की ब्रीफिंग हुई है, चुनाव घोषित हुए, आज पहला दिन था। पहले दिन में हमने देखा कि चिराग पासवान जी
दिल्ली में मोर्चा ले रहे हैं और नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं पटना में। तो दौर शुरू हो गया है और एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा, जब कहीं ना कहीं एनडीए जो है हवा में झूलता हुआ नजर आए। जी, बहुत जबरदस्त बातें करते हैं आप मलिक साहब, आपसे बात करके मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सर। तो ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी बातचीत लगी कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।